हे गाइस हाय, वेलकम टू माय चैनल विशाल का पाठशाला। दोस्तों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे लाइट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लाइट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें लाइट की जरूरत क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, तो लाइट का सबसे पहला यूज हमारे लिए क्या है कि ड्यू टू लाइट होल वर्ल्ड इज विजिबल टू अस, विजिबल टू अस। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि लाइट की वजह से हमें जो आज ये पूरी दुनिया दिखती है वो लाइट की वजह से ही है। ठीक है दोस्तों, अगर लाइट नहीं होगा तो हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये लाइट का एक तरह से आप समझ सकते हैं एक फीचर भी है। दूसरा आपको जानना क्या जरूरी है कि लाइट के बारे में, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये मीटर पर सेकेंड में भी है, इसको चाहे तो आप किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। तो ये दो चीज थी जो बेसिक लाइट के बारे में आपको जानना जरूरी थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्लास 8 में जो हमारा लाइट चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन की बात की है, अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शंस, और फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन आई आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो रिफ्लेक्शन का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ मिरर और अ सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, मैं इसे यहां नोट भी कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में भी। तो द बाउंसिंग बैक of light when it strikes, a mirror or polished surface। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ मिरर और अ पॉलिश सरफेस। सपोज ये करिए कि हमारा ये कोई मिरर है या फिर पॉलिश सरफेस, जैसे कि हमारा जो प्लेन मिरर होता है। ठीक है दोस्तों, जो हम डेली लाइफ में अपने फेस को देखने के लिए यूज करते हैं, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्लेन मिरर है और इसमें आप सबको पता होगा कि पीछे पॉलिश सरफेस होता है, क्योंकि हम पॉलिश कर देते हैं तभी रिफ्लेक्ट कर पाएगा लाइट। ठीक है दोस्तों, और एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि हम पॉलिश जो होता है जनरली यहाँ पे सिल्वर से करते हैं, क्योंकि सिल्वर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो 95% लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल नॉलेज की बात थी, मैंने सोचा बता दूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीछे सिल्वर से जनरली पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट जैसे खड़ा है, तो मैं ऑब्जेक्ट को एरो से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप किसी चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ एरो से मैंने डिनोट करा। अब यहाँ पे जब इससे लाइट जाएगी, ठीक है, इस मिरर पे पड़ेगी, तो किसी एंगल पे जो है बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेट गई तो स्ट्रेट आ जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट गई तो स्ट्रेट ही क्यों आई, और अगर ऐसे जाएगी तो ऐसे ही वापस क्यों आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप चिंता मत करिए, बस अभी आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पड़ रही है मिरर पे तो वो बाउंस बैक होके वापस आएगी। ठीक है, इतना पहले जान लेते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस होता है। अब दोस्तों क्लास 8 में रिफ्लेक्शन के भी हमें दो टाइप बताए गए। ठीक है दोस्तों, एक है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। चलिए मैं इसे पहले यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन का हमें क्लास 8 में बताया गया है दो टाइप्स। ठीक है, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ राइटिंग समझिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन।
अब दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या दोस्तों? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्लास 8 के हिसाब से दो रिफ्लेक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब इन टाइप्स को भी हम समझते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्शन आखिर होते क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का ये ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस पे होता है। कौन सा सरफेस पे दोस्तों? स्मूथ सरफेस पे। उसे हम कौन सा रिफ्लेक्शन कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन is the reflection which is on smooth surface। ठीक है दोस्तों, स्मूथ सरफेस पे होता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्मूथ सरफेस पे होता है, तो इसमें आप स्मूथ सरफेस में एक एग्जांपल ले सकते हैं मिरर का। ठीक है दोस्तों, जो कि हम जनरल लाइफ में देखते ही हैं आप रोज उठ के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मिरर, एग्जांपल मिरर, या फिर आप कोई भी दूसरा चीज जानते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, तब तक मैं एक्सेट्रा लिख देता हूं। ठीक है, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों, जानते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस पे हुआ, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन होगा जो कि किस पे होगा दोस्तों? इररेगुलर सरफेस पे। इररेगुलर सरफेस कहने से मेरा क्या मतलब है? तो इररेगुलर सरफेस आप कह सकते हैं कि वो मेरा वॉल हो सकता है, वो कोई भी मेरा टाइल्स हो सकता है, या कोई भी आप इररेगुलर सरफेस मान लीजिए जो जिसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। ठीक है, वैसे वॉल का डेफिनाइट शेप होता है, इसमें क्या होता है कि वॉल में जो बाउंस बैक होते हैं लाइट, तो वो थोड़ी डाइवर्ज या फिर इधर उधर भी जा सकती है। ठीक है, तो उसे हम वॉल को इररेगुलर सरफेस ही मान सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। It is the reflection which is on irregular surface। अब देखिए, इररेगुलर सरफेस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ इररेगुलर सरफेस मतलब क्या। सपोज करिए ये मेरा कोई बॉल है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कोई भी बॉल या फिर जमीन में जहां हम रहते हैं टाइल्स, वो समझ लीजिए। सपोज वहां पे अगर मेरी सपोज करिए ऐसे कोई लाइट आई, एक लाइट आ रही है, ऐसे बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बीम ऑफ लाइट आएगी तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे आई तो ऐसे ही जाएगी, दूसरी लाइट कहीं ऐसे भी मुड़ सकती है, कोई ऐसे भी जा सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो सीधी आ रही है तो ऐसे जाएगी, वो ऐसे आके ऐसे भी जा सकती है, तो किधर भी डायरेक्शन में जाती है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और स्मूथ रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्मूथ रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि अगर मेरा सरफेस ऐसा है, प्लेन और पॉलिश्ड है, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो एक स्पेसिफिक एंगल से बेंड होके जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो किसी स्पेसिफिक एंगल से बेंड होके जाएगी, लेकिन यहाँ हमें कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा। तो ठीक है, इस टाइप का हमारा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और अब दोस्तों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझने के बाद, तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने इतना समझ लिया है। अब सबसे पहले अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ आपके क्लास 8 के टॉपिक के हिसाब से। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आपको दोस्तों रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्शन एक बार आप मेरे साथ दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए इरेज करने से पहले। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ मिरर और अ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है दोस्तों, और हमने रिफ्लेक्शन के भी दो टाइप पढ़ लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अगर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन आ जाता है एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा रिफ्लेक्शन है, इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा रिफ्लेक्शन अभी सॉरी इरेज हो गया, तो वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इररेगुलर या फिर डिफ्यूज, दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें क्लास 8 के हिसाब से एक चीज और पढ़नी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या दोस्तों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आना जरूरी है, तो वो मैं आपको नोट कर यहाँ पे दे देता हूँ। और वो नोट की भी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, वो आपको जरूर याद करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे आप जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसे आप भी नोट करिएगा और याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको आना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को दोस्तों हम आई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, आप स्मॉल आई से कर दीजिए या कैपिटल आई से, लेकिन जनरली हम स्मॉल आई से ही करते तो अच्छा होता है। ठीक है, तो स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं। अब देखते हैं इसका मतलब आखिर होता क्या है। इट इज द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब दोस्तों मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे अपने मन में। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि इंसिडेंट रे जो होता है वो भी मैं अभी आपको दे दूंगा, नीचे क्या होता है लिख के बता देता हूं। इंसिडेंट रे ऐसा रे होता है जो कि मिरर पे स्ट्राइक करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये मेरा कोई पॉलिश सरफेस है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? मेरा पॉलिश सरफेस है कोई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी कोई रे ऑफ लाइट जो आएगी ऐसे अगर किसी एंगल पे आ रही है इस पॉइंट पे, तो ये वाली जो रे होगी, आने वाली रे, इनकमिंग रे, ठीक है, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसे आप याद रख सकते हैं, आने वाली जो रे होती है, ठीक है, जो स्ट्राइक कर रही है, जो आ रही है मिरर पे, उस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे किस रे को कहा जाता है? इंसिडेंट रे जो इनकमिंग रेज होती है। एक तरह से कॉल जैसे आता है ना इनकमिंग कॉल, वैसे आप इसे ये भी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इंसिडेंट रे जो रे आ रही है। अब दूसरा डाउट वो भी क्लियर कर देता हूं कि यहां से क्या होता है, एक रे निकलती भी है, यहां पर किसी एंगल से वो निकलती भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, तो उसी तरह से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। जो रे बाहर जा रही है, जो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल रही है बाहर, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहां मैंने इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल क्या लिखा है, ठीक है, तो नॉर्मल भी पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल जो होता है, एक परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं एक मिरर के साथ, या फिर आप कहिए पॉलिश्ड सरफेस के साथ। पॉलिश्ड सरफेस के साथ जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये मिरर के साथ या फिर पॉलिश सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है एंगल, तो ये मेरा क्या है? नॉर्मल। अब एक चीज बता दूं, ये नॉर्मल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। ये इंसिडेंट रे तो और रिफ्लेक्टेड रे तो होती है, लेकिन नॉर्मल एक इमेजिनरी रे है जो हमने बनाई है परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब यहीं से आपको बता देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। आपको ये समझ में आ गया नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहिएगा? इमेजिनरी रेज विच इज परपेंडिकुलर टू दी गिवन पॉलिश सरफेस और मिरर। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे क्या है? द रे विच स्ट्राइक्स द मिरर। एक बार आप रिपीट कर लीजिए, मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप रिपीट करिए। इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे विच स्ट्राइक्स द मिरर। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे विच गोज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद निकल जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको यहाँ क्या लिखा? इट इज द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल। ऐसा एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां मुझे देख के बताइए कि इंसिडेंट रे कहां है। आप कहेंगे ये रहा इंसिडेंट रे, ये है भैया, और ये क्या है? नॉर्मल, ये रहा। अब मैंने क्या लिखा है? उसके बीच में जो एंगल बनेगा। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या एंगल बनता है? ये वाला एंगल बनता है। तो हाँ दोस्तों, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए, इसका डायग्राम भी ले लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लीजिए। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से आप दूसरा एंगल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसे हम डिनोट किससे करेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने इसे स्मॉल आई से डिनोट किया था, वैसे ही आप इसे स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, देखिए इसी जैसी एकदम सेम डेफिनेशन होगी, और यहाँ पे इंसिडेंट रे के बदले बस रिफ्लेक्टेड रे होता है। देखिए दोस्तों डेफिनेशन पे ज्यादा ना ही जाइए तो सही है, लेकिन डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में आपको लिखना होता है। तो एक तरह से आप यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आखिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और अगर वो जान लेंगे तो अगर आप बाई चांस आप डेफिनेशन याद नहीं भी कर पाते एग्जाम में तो आप वो समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल forming between reflected ray and normal। क्या दोस्तों लिखा मैंने यहां पर, इट इज द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऐसा एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, द्वारा नहीं बीच में बनता है, या फिर आप द्वारा भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ये दिखाया था नॉर्मल और इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये है भैया, अब नॉर्मल क्या है, ये री, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये दो चीज बताने का एक मकसद था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप देख लीजिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इसका क्या काम होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा खुद समझ आएगा क्या काम है इसका, ठीक है। अब तीसरा चीज हम क्या जान लेते हैं, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया, अब इंसिडेंट रे क्या होता है ये तो बताइए। अब इंसिडेंट रे भी हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इंसिडेंट रे INCIDENT, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, द इनकमिंग रेज which strikes the mirror or polished surface, ठीक है दोस्तों। इंसिडेंट रे मैंने आपको बता भी दिया था, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट भी कर देता हूं, अगर यहां से समझ नहीं पाते मैं बोल देता हूं एक बार। द इनकमिंग रेज which strikes the mirror or polished surface, the incoming rays which strikes the mirror or polished surface is known as incident ray, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या समझ लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है वो भी लिख देते हैं यहां पर। रिफ्लेक्टेड, चौथा क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, the rays which goes after reflection from mirror। दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, द रेज विच गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद। अब रिफ्लेक्शन के बाद मतलब दोस्तों रिकॉल करते रहिए साथ साथ, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ क्या हो रहा है, लाइट आ रही है बाउंस करके जा रही है, लाइट आएगी किधर भी आएगी बाउंस करके चली जाएगी। तो उसी तरह द रेज विच गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस होने के बाद जो रे निकलेगी उस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल की भी डेफिनेशन दिखा देता हूं, चलिए यहाँ दिखा देता हूँ नॉर्मल की डेफिनेशन, यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है, आप लिख भी सकते हैं खुद से। इट इज दी परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द मिरर और पॉलिश्ड सरफेस। देखिए दोस्तों मैं एक बार बोल देता हूँ दोबारा से, आप नोट कर लीजिए अगर राइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है तो। इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू मिरर और पॉलिश सरफेस, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब देखिए दोस्तों एक चीज और है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट दोस्तों मैं डिनोट कर रहा हूँ, जिसको मैं ओ लिख रहा हूँ यहाँ पर अभी, ओ, ये जो पॉइंट मैंने डिनोट करा, इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे आपकी देखिए नॉर्मल भी है, इंसिडेंट रे भी आ रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं जहां पे इंसिडेंट रे आके आपकी पड़ेगी ना,
वही आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस था वैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे कि आपकी इंसिडेंट रे आके पड़ रही है वहीं पे आपका नॉर्मल भी बनेगा और वहीं से आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगी। तो एक तरह से यहाँ देखिए तीनों चीज जो है नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सब आपकी कहां पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो इसी पे दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया वही आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया, आशा करता हूँ दोस्तों। एक बार मैं हट जाता हूँ, एक बार देख लीजिए पूरा, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया। अब चलिए इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब देखिए, अभी देखिए दोस्तों, आप सोच भी रहे होंगे कि मैंने मिरर वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया, प्लेन मिरर जो होता है हमारा, वो प्लेन मिरर में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो लाइट वैसे क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है प्लेन मिरर में, मैं आपको सब बताऊंगा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। तो पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। पहले मैं यहाँ हेडिंग लिख लेता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे ध्यान से और बताऊंगा, यहाँ पे ये लॉज आपको ध्यान से समझने होंगे, इसका एप्लीकेशन और आप अच्छे से क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा जो स्टैंडर्ड है अभी मैं क्लास 10 में ही हूँ, तो इसमें आप क्लास 10th में आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे। तो अभी आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसे नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल, इसे मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, मतलब यहाँ पे पहले मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ इमेज के थ्रू, अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा लॉ बता दूंगा। ठीक है, इसमें दो ही लॉ होते हैं। ठीक है दोस्तों, घबराने की बात नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सिर्फ दो लॉ होते हैं। ठीक है, तो ऊपर मैं एक बता दे रहा हूँ, यहाँ बीच में डायग्राम बना देता हूँ, नीचे दूसरा लॉ बता दूंगा। यहाँ देखिए, अब ये मेरा कोई मिरर है, ठीक है, या फिर पॉलिश सरफेस कह लीजिए आप। अब यहाँ पे कोई रे आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए, इंसिडेंट रे। तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये मेरी कोई रे आई तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में आई आर लिख देता हूँ। इंसिडेंट मतलब आई आर का मतलब इंसिडेंट और आर का मतलब रे, आई आर। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये आया, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे आके पड़ती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसे मैं ओ से मार्क कर देता हूँ। अब यहीं पे आपका एक नॉर्मल बनेगा, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके मिरर के या फिर किसी भी पॉलिश सरफेस के। ये क्या बन गया आपका, नॉर्मल। इसको भी मैं डिनोट कर देता हूं, नॉर्मल। अब देखिए यहां से एक रे निकलेगी, क्या होगी वो, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर। आर आर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे। आर मतलब रिफ्लेक्टेड और आर मतलब दूसरा वाला रे। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है भैया, ये वाला एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल आर। ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इक्वल होंगे। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर मेरा एंगल आई जो है, मतलब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रही है, सॉरी 20 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर एंगल आई 20 डिग्री होगा, तो मेरा जो एंगल आर बनेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, वो भी नॉर्मल के साथ 20 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी, 20 डिग्री का। अगर सपोज आई मेरे इसके साथ 20 ना मान के, अगर मैं यहां मान लू कि 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे सॉरी एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है मेरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी कितना होगा मेरा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल। अगर ये 100 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 100 डिग्री, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 100 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 100 डिग्री। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप जो भी रखेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे पहले ये इरेज कर देता हूँ। अब देखिए आपका दूसरा लॉ क्या कहता है। देखिएगा, मैंने आपको बताया दूसरा लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, सॉरी एम लिखा गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे at the point of incidence all lie in the same प्लेन। दोस्तों आपको लग रहा है वो लेंथी डेफिनेशन है, लेकिन जब मैं इसे समझाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब कहने का मतलब क्या हुआ ये समझते हैं पहले। दोस्तों इतना आपने नोट कर लिया, पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसे, मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ। लीजिए आप पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है। सबसे पहले अब हम जानते हैं ये लॉ आखिर क्या क्या रहा है, दूसरा वाला आखिर मतलब कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो इंसिडेंट रे है, मतलब ये जो आने वाली रे है मेरी, ये वाली जो रे है जो आ रही है, मैं आपको एरो से दिखाते जा रहा हूँ, जो आ रही है वो, और नॉर्मल जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये वाला जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रे जा रही है यहाँ से, यहाँ से। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इंसिडेंट रे मतलब जो रे आ रही है एरो से, देखिए मैंने डिनोट कर दिया एरो से, जो रे आ रही है। नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर बना हुआ है, और रिफ्लेक्टेड रे जो रे जा रही है, क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वो कहां होता है, जहां पे इंसिडेंट रे आके हमारी पड़ती है। क्या पड़ती है, जहां पे इंसिडेंट रे आके हमारी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और लाई इन द सेम प्लेन मतलब कि ये एक ही प्लेन में होंगे। अब प्लेन मतलब क्या हुआ, प्लेन आप कह सकते हैं मिरर, जो भी आप यूज कर रहे हैं इसके तौर पे, मतलब रिफ्लेक्शन के तौर पे आप जो भी यूज कर रहे हैं वो प्लेन हुआ आपका। मैं आपको दोबारा से क्विक रिवीजन करा देता हूं दोनों लॉ का, इसे आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके बहुत काम आएंगे। और दोस्तों जो भी क्लास 8 में पढ़ते हैं, प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये लॉ बताता हूँ दोबारा, क्विक रिवीजन। पहला लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल आई, वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा बराबर होंगे। दोबारा बोल देता हूं मैं, अगर एंगल आई 70 डिग्री है तो मेरा एंगल आर कितना होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया था एंगल आई 70 डिग्री, तो आर कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। ठीक है, अगर मेरा एंगल आई 120 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, 120 डिग्री। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप, मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल, वो आप अपने कॉपी में नोट करते रहे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो अगर एंगल आई 120 है तो आर भी 120। अगर एंगल आई 10 डिग्री हुआ तो एंगल आर कितना होगा, वो भी 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर दोबारा से एक बार आपको सेकंड लॉ बताता हूँ। वो सेकंड लॉ में ही सबसे ज्यादा क्लियरिटी चाहिए आपको, और फर्स्ट तो इजी है क्योंकि उसमें दोनों एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा लॉ मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन दोबारा कराता हूँ। देखिए पहले इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे जो रे आ रही है, क्या कर रही है, जो रे आ रही है इनकमिंग रेज, और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी रे है, और रिफ्लेक्टेड रे जो रे जा रही है, ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या है, जहां पे मेरी इंसिडेंट रे आके पड़ रही है, क्या कर रही है, इंसिडेंट रे आके पड़ रही है, और वहां से नॉर्मल भी वहीं पर है और रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं पर है, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या? द पॉइंट वेयर ऑल दी रेज आर एट वंस, मतलब सारी रे जो है वहीं पर है, ठीक है। ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, सारी एक ही प्लेन पर है। प्लेन मतलब क्या? मिरर, ठीक है, पॉलिश सरफेस। ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने के बाद आप लोगों को मिरर के बारे में बताऊंगा, तो मिरर का पार्ट भी आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको पहले मैं इरेज करता हूँ और आप भी अपने कॉपी में एक नया टॉपिक डालिए, मिरर, ठीक है। तो चलिए मिरर डालिए अपने कॉपी में टॉपिक। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। पहले मैं इसे इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए ये इरेज हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आप पहले मेरे साथ साथ नोट करने के बदले इसमें पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं एक बार साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट या फिर जो भी आप नोट करेंगे वो करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आप अभी पहले समझिए यहाँ पर। अब टॉपिक डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर मिरर, तो ध्यान यहाँ पे रखिए अपना। यहाँ देखिए मिरर, MIRROR या फिर मिरर्स, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। अब देखिए बेसिकली दोस्तों, मिरर्स तो मैं आपको बता देता हूँ, मिरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मिरर? स्फेरिकल मिरर और एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। अब और दूसरा क्या होता है हमारा? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा क्या होता है हमारा? प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में भी आपके दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें हमें अभी कुछ करना नहीं है क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स आपका क्लास 10th में होगा, क्लास 10th स्टैंडर्ड में होगा, और अभी आपको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए प्लेन मिरर पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको टाइप बता दिए कि कितने टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल और प्लेन मिरर। तो चलिए एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। स्फेरिकल में भी हमारे दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये दोस्तों एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक बार आप लिख लीजिए तभी अपनी कॉपी में। कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कैसा होता है? ऐसे शेप का होता है, इसमें आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन करेगा। और कॉन्वेक्स कैसा होता है? अंदर पॉलिश होता है, बाहर रिफ्लेक्शन। मेन जो आपकी क्लास के लिए वो क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है? एक फ्लैट स्ट्रेट सरफेस होता है जो कि पीछे से क्या होता है? पॉलिश होता है, ठीक है। पीछे से क्या होता है? पॉलिश। और जितनी भी रिफ्लेक्शन होंगी यही होगी। तो मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, मैं बस स्फेरिकल पोर्शन वाला, इधर स्फेरिकल मिरर वाला पोर्शन हटा देता हूँ। पहले इसे हटा देता हूँ ताकि मैं अभी आपको और अच्छे से बता दूं। तो मिरर बेसिकली मैंने आपको बता दिया कितने टाइप का है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्लेन मिरर में पूरा डिटेल। अब देखिए प्लेन मिरर में सबसे पहले आपका क्या होगा? सपोज इसको भी मैं इरेज करके बीच में ही लिख देता हूँ, प्लेन मिरर। मिरर्स में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स। दोस्तों प्लेन मिरर्स बहुत अच्छा है, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है। देखिए अब सपोज करिए ये मेरा मिरर है, ठीक है दोस्तों। ये पीछे से क्या है? पॉलिश है, ठीक है। पीछे से क्या है? पॉलिश। अब सपोज ये मेरे ग्राउंड लेवल, आपको बताइए जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम भी खड़े होते हैं, वो एक तरह से ग्राउंड लेवल ही हुआ। अब सपोज यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ कोई पेड़ है जिसको मैं एरो से दिखा देता हूँ, ठीक है, या फिर हम ही है जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया। अगर कोई रे सीधी यहाँ से जा रही है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या जा रही है? एकदम सीधी। ये एकदम ध्यान से समझ लीजिए आप, यहाँ से कोई रे, लाइट की रे एकदम सीधी जा रही है। तो एक बार आप मुझे बताइए ये कौन सी रे होगी? कौन सी रे होगी? ये इंसिडेंट रे। तो साथ साथ हम नोट करते चलते हैं, इंसिडेंट रे, IR, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गई है। अब इंसिडेंट रे के साथ दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्मल भी एक चीज होती है जो कि होती है परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइन क्या, ये मेरी इंसिडेंट रे जो है परपेंडिकुलर पड़ रही है। इंसिडेंट रे क्या पड़ रही है? परपेंडिकुलर। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरी इंसिडेंट रे है इस मिरर पे, तो मेरी नॉर्मल भी इसी के ऊपर ही तो बन रही है ना। तो एक तरह से मेरे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल बन रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए इंसिडेंट रे जो है वो एकदम स्ट्रेट पड़ रही है 90 डिग्री पे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ देखिए पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था? नॉर्मल भी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ यहाँ पर?
एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, कितना हुआ 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी 0 डिग्री होगा, मतलब ये जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा, ठीक है, सीधा था सीधा ही वापस चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हमारा, आपको पता होगा कि प्लेन मिरर में, आपके क्लास में बताया गया कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज जो बनता है वो वर्चुअल होता है। तो मैं इसे पीछे प्रोजेक्ट कर देता हूँ, जो हम खुद से कर रहे हैं, पीछे मैंने इसे क्या कर दिया, प्रोजेक्ट। अब यहाँ देखिए, सपोज करिए मैंने यहाँ पे कोई लाइट एक बार बेंड करी, ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ी वो ऐसी हो गई, यहाँ बेंड हो गई। अब यहाँ पे कोई नॉर्मल बना होगा, ठीक है, ये कोई एंगल होगा, उसी एंगल से यहाँ भी रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी। तो मैं इसको भी ऐसे ऐसे करके पीछे प्रोजेक्ट बैक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर भी मेरा एक क्या बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। अब देखिए यहाँ मेरा क्या बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया, है ना। तो ये होता है दोस्तों आपका इमेज फॉर्मेशन का तरीका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फीचर दिखाने जा रहा हूँ प्लेन मिरर के, उसे नोट कर लीजिएगा एक बार। पहले मैं हट जाता हूँ, एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं जूम कर देता हूँ एक बार, ये लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ऐसे होता है, आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से लेता तो अगर मैं ऐसे थोड़ा बेंड कर लेता तो यहाँ से मुड़ जाता, लेकिन ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इसका इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, आशा करता हूँ आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों नोट करने के बाद अब यहाँ पर है, अब इसे आप समझिए, ये देखिए मैं इसे पहले इसे इरेज कर देता हूँ पूरा। अभी देखिएगा इसका सारा जवाब आप ही लोग देंगे। अब ये देखिए पहले मैं इसे छोटू सा एक ड्राइंग बना लेता हूँ प्लेन मिरर का। ये मेरा ग्राउंड लेवल, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये मेरा लाइट गया वापस पीछे आ गया, वैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो गया पीछे, ये इतने डिग्री पे नीचे हुआ, ये ऐसे हो गया, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे हो गया, पीछे प्रोजेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है, ये यहीं पे इमेज बन गया। अब यहाँ दोस्तों आप नोट करिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, प्लेन मिरर always form virtual and erect image, प्लेन मिरर always form virtual and erect image। तो इसको आप नोट करिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर always form virtual and erect image। अब वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां समझते रहिए। देखिए दोस्तों वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्चुअल मतलब ऐसी इमेज जो कि मेरी स्क्रीन के पीछे बनती है, ठीक है दोस्तों। वर्चुअल, ये मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का भी डाउट होता है, वर्चुअल नहीं आता समझ में, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड क्या होता है, नहीं आ रहा भैया समझ में, बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन के पीछे बन रहा हो, ठीक है, ऐसा इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इरेक्ट इमेज क्या हो जाएगा आपका, इरेक्ट इमेज मतलब जो सीधी इमेज होती है आपकी पूरी, क्या होती है, सीधी इमेज, मतलब यहाँ पे आपका इमेज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट जैसा, क्या ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन के बाद जो बन रहा है वो क्या है, इमेज है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट है, सीधा है क्योंकि ये, और इन्वर्टेड क्या होता है, ऐसे समझिए, इरेक्ट है मतलब सीधा, इन्वर्टेड है मतलब कि उल्टा, मतलब ये अगर इन्वर्टेड होता तो ये इसका बेस जो होता वो ऊपर चला जाता और ऊपर वाला जो होता वो नीचे आ जाता, इसको कहते हैं इन्वर्टेड। अब रियल क्या होता है, रियल जो है आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो आपकी पीछे बन रही है, ठीक है, अगर आपकी कोई भी इमेज इसके पीछे बन जाए, मतलब इसके पीछे नहीं, मिरर के पीछे बन जाए, तो मिरर के पीछे वो क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। और रियल इमेज क्या होगी कि वो हमेशा आपके मिरर के आगे बनेगी, ठीक है, और उसे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, आप रियल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इरेक्ट इमेज क्या होती है, सीधी इमेज। इन्वर्टेड क्या होती है, उल्टी इमेज, ठीक है दोस्तों, उल्टी मतलब वो नहीं, उल्टी इमेज मतलब जो बेस होगा ऊपर हो जाएगा, अपराइट इमेज भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो समझ, आशा करता हूँ कि आपको इतना आ गया होगा समझ में कि रियल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, वर्चुअल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैंने बता दिया प्लेन मिरर क्या होता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से नोट करिए, ये आपके एग्जाम में आता है कम से कम 3 से 4 मार्क्स का, ठीक है, कि आपको बताना होता है कि इसके प्रॉपर्टीज बताइए कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी कैसी बनती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 4 पॉइंट भी लिख देते हैं तो वो पूरे 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर
इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इतना लंबा जो मैंने लिखा अभी, इसका क्या मतलब हुआ, इसको पहले नोट कर लिया आप। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हाँ, अब देखिए, सपोज करिए, मैं आपको पहले रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम सुबह जो उठते हैं, हम अपने शीशे के सामने जाते हैं, ठीक है। हम अपने शीशे के सामने जब जाते हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी दूरी पे हम अपने शीशे को रखते हैं या फिर हम शीशे से जितनी दूर होते हैं, शीशे के अंदर जो हमारी इमेज बन रही होती है वो भी उतनी ही दूर होती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप शीशे के सामने खड़े तो आपकी इमेज कहीं इनफाइनाइट पे बन रही हो, ऐसा कहीं आप रोड पे दिख रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपकी इमेज समझ लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर छोटा हो गया 50 सेंटीमीटर है, तो इमेज जो आपके अंदर बन रही होगी वो भी 50 सेंटीमीटर की होगी, है ना। यही होता है दोस्तों हमारा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, ऑब्जेक्ट का इसका जो डिस्टेंस होगा मिरर से, वो किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक, मतलब दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप रियल लाइफ एग्जांपल में अपने अभी अगर आप हैं शीशे के सामने जाइए और अपने आप को खड़े होकर देखिए और आप देखेंगे कि जितनी दूरी पे आप शीशे से खड़े हैं, अंदर जो आपकी इमेज बन रही होगी वो भी उतनी ही दूरी पे होगी। ये एक पॉइंट नोट करने की बात थी, तो इसे भी आप नोट करिए। ये आपके 2 मार्क्स होते जा रहे हैं पक्के। अब तीसरा लिखिए दोस्तों, यहां पर आप भी साथ साथ नोट कर रहिए, मैं आपको समझा भी रहा हूं। तीसरा क्या है, हाइट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। प्लेन मिरर की दोस्तों एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा इमेज की हाइट के बराबर होती है। इसके लिए दोबारा आप शीशे के सामने जाइए, शीशे के सामने जाके एकदम सीधे खड़े हो जाइए ऐसे, तो जितना आप रियलिटी में लंबे होंगे उतने ही आप शीशे के अंदर भी लंबे दिखेंगे, ठीक है। अगर आप रियलिटी में लंबे होंगे तो आप शीशे में भी लंबे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रियलिटी में 6 फीट के हैं तो शीशे के अंदर 2 फीट के दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब कि आप जितने लंबे हो उतने लंबे ही दिखेंगे अंदर भी। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। क्या मैं इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं, तीसरा पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमारी ऑब्जेक्ट को एक तरह से हम अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, वो हम जो है जितना हमारी हाइट होगी, इमेज जो होगी हमारी जो बनेगी मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, वो हमारे इतने ही बड़ी होगी। ये 3 पॉइंट होगा, 3 मार्क्स आपके पक्के। चौथा पॉइंट नोट करिए, चौथा पॉइंट नोट करते हैं दोस्तों, प्लेन मिरर forms laterally inverted image। मतलब प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। लेटरली इन्वर्टेड इमेज भी आपकी क्लास के हिसाब से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसे समझते हैं एक बार। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आप अगर मिरर के सामने अपने राइट हैंड को ऐसे उठाते हैं, तो मिरर में आपको अपना कौन सा हैंड दिखेगा उठते हुए, आपको लगेगा कि आप मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, है ना। और अगर आप रियलिटी में लेफ्ट उठाते हैं तो आपको मिरर के अंदर लगेगा कि आप कौन सा हाथ उठा रहे हैं, राइट हैंड उठा रहे हैं। यही होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम लेटरल इन्वर्टेड। तो ये 4 चीजें थी, प्लेन मिरर फॉर्म्स लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको रिकैप करा देता हूँ, ये चैप्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में आपको इसका एकदम हाई वर्जन पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसे। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर हमेशा कैसे इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इरेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया वर्चुअल इरेक्ट में क्या होता है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब कि ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी होगी वो इमेज की मिरर से दूरी की इतनी बराबर होगी। तीसरा, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट की, जो मेरी हाइट है, ऑब्जेक्ट हम अपने आप को कंसीडर कर लेते हैं, जितनी मेरी हाइट है इमेज की भी उतनी ही हाइट होगी। चौथा, प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करेगा, लेटरल इन्वर्टेड इमेज। कैसे इमेज फॉर्म करेगा दोस्तों, हमेशा प्लेन मिरर जो है हमेशा लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा रिफ्लेक्शन का टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिया स्टार्टिंग से। लाइट के फीचर्स थोड़े जाने हमने, फिर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है,
रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप बताया था ना, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा टाइप क्या था हमारा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन के बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से भी हमने पहले क्या समझा था, अलग अलग जो हमारे पॉइंट थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आशा करता हूँ आप ये सब रिकॉल कर पा रहे होंगे। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जाना हमने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका होमवर्क है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने लॉज होते हैं, जल्दी दोस्तों बताइए कितने लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क भी है कि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक बार दोबारा रिपीट करके लिखिएगा अपने आप से, जो मैंने आपको लिखवाया था एक बार आप उसे दोबारा समझ के लिखिएगा, ठीक है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमने क्या कर रहा था, प्लेन मिरर में कैसे हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। फिर प्लेन मिरर के उसके बाद हमने जाना है कि प्लेन मिरर के फीचर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था पूरा रिफ्लेक्शन का एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब रिफ्लेक्शन के बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस भी हैं, है ना। तो इसमें आपकी क्लास में ह्यूमन आई का भी एक पार्ट जुड़ा हुआ है लाइट से, ठीक है। और ह्यूमन आई से पहले आपका एक पार्ट और है, कौन सा, डिस्पर्जन वाला। तो चलिए मैं आपको डिस्पर्जन भी यहीं पे बता देता हूँ अभी। तो आप सभी भी अपने कॉपी में एक बार डिस्पर्जन का नया टॉपिक डाल दीजिए। इसको इरेज कर देता हूँ पहले मैं, डिस्पर्जन। फिर डिस्पर्जन के बाद दोस्तों हम अगले लेक्चर में हम क्या जानेंगे, ह्यूमन आई, मतलब हम जो अपनी आंखें हैं, आपने देखा होगा मेरे को चश्मा लग गया है, तो ये ऐसा क्यों है, आखिर क्या हो जाता है आंखों में ऐसा डिफेक्ट, तो हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ डिस्पर्जन के बारे में। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप सब भी अपनी कॉपी में डिस्पर्जन का टॉपिक डाल दीजिए। दोस्तों डिस्पर्जन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका रेनबो भी बनता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये, डिस्पर्जन से हमारा रेनबो भी बनता है, ठीक है। तो देखिए ऐसी बात नहीं खाली डिस्पर्जन होता है रेनबो बनने में, रेनबो बनने में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जो कि आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10th में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो अभी देखिए यहाँ डिस्पर्जन क्या होता है, आप अपने अपने टॉपिकों में एक बार, कॉपियों में एक बार नया टॉपिक डाल ले, सॉरी डिस्पर्जन कॉपियों में, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ द splitting of white light, the splitting of white light into various constituent colors when passes through prism, या आप प्रिज्म नहीं भेजेंगे तो चलेगा, थ्रू प्रिज्म। अभी क्या होता है यहाँ देखते हैं। डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब जो व्हाइट लाइट जो आपने देखा होगा दोस्तों, व्हाइट लाइट जो लाइट होती है हमारे सन से, इसको आप ध्यान से सुनिए एक बार। व्हाइट लाइट मतलब जो लाइट हमारे सन से आती है वो कैसी होती है, व्हाइट होती है, तो उसका अलग अलग रंगों में बंटना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन, जब वो प्रिज्म के थ्रू पास हो रही हो, ठीक है। तो मैं एक बार हट जाता हूं, देख लीजिए, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म। अब देखिए ऐसा नहीं है कि व्हाइट लाइट के सिर्फ 7 ही कलर होते हैं जो हमने पढ़े हैं, विवग्योर जो आपने सुना भी होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरह के रेज होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे कलर्ड रेज है जो हम देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जैसे एक्सरेज हो गए, एक्सरे आपने सुना होगा दोस्तों, है ना, एक्सरे हो गए, इंफ्रारेड रेज हो गए, रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, अलग अलग तरह की वेव्स और रेज होती हैं, तो वो आपको हायर क्लास में पढ़नी होगी, इतना मैं आपको वो नहीं करना चाहता। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे डिस्पर्जन में क्या होता है कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बदलना व्हाइट लाइट के, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि वो व्हाइट लाइट कितने कलरों में बढ़ जाती है। व्हाइट लाइट के मेनली कलर होते हैं, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, विबग्योर, VIBGY, इसको आप नोट कर लीजिए, OR, विबग्योर। विबग्योर मतलब क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारा होता है विबग्योर का फुल फॉर्म, जिसे आप कह लीजिए, या फिर इस फुल फॉर्म को वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, रेड, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विबग्योर, विबग्योर। अब देखिए बढ़ते कैसे, मैं इसको आपको बता, यहाँ देख लीजिए आप पहले ऐसे, जैसे सपोज करिए व्हाइट लाइट आई,
यहाँ से आपके 7 रंगों में बढ़ते चले जाएंगे। ये आप समझ जाएंगे हायर क्लास में ये कैसे 7 रंगों में बढ़ते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ बना लेता हूँ। तो ये सबसे नीचे क्या बनता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे नीचे बनेगा वॉयलेट कलर, उसके ऊपर क्या बनेगा इंडिगो कलर, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए पूरे 7 रंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 रंगों में बढ़ गई लाइट। व्हाइट लाइट जो है यहाँ पर जो व्हाइट लाइट आई थी वो आपके कितने रंगों में बढ़ गई, 7 रंगों में। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन, जो 7 रंगों में बढ़ती है। अब दोस्तों एक जनरल नॉलेज की बात और कि इस फिनोमिना को ढूंढने वाले हमारे महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन थे, आपने सुना होगा उनका नाम। तो ठीक है, अब इसे मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म, या फिर आप इसे नहीं भी लिखे कोई नहीं, यहाँ तक लीजिए कंस्टिट्यूएंट कलर्स तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन में व्हाइट लाइट कितने कलर्स में बदलती है, 7 कलर में बढ़ती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको आपके क्लास 10 बोल रहा हूँ, क्लास 8 का पूरा जो आधा आपका टॉपिक था रिफ्लेक्शन तक, उसे पूरा अच्छे से बता दिया मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है ह्यूमन आई का। तो ह्यूमन आई का हम टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका भैया विशाल राज।